नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग जो है दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज का वो होगा संसदीय समितियां। संसद में जो समितियां बनती हैं महत्वपूर्ण मामलों के लिए, उनको हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है विधेयकों पे जो है विधेयक या विधेयकों पे चर्चा करेंगे। इन दोनों टॉपिकों को हम लोग क्रम से इन पर चर्चा करेंगे। यहाँ से कभी कभी जो है प्रश्न आया करते हैं समितियों से और विधेयकों से। वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इनसे भी प्रश्न आया करते हैं। तो इन दोनों टॉपिकों को हम लोग इन पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। हम लोग जो है क्लास जो है संसदीय समितियों से शुरू करेंगे। ठीक है, संसदीय समितियां जो होती हैं ये संसद के द्वारा गठित की जाती हैं और संसद जो है अपने कामों के संचालन के लिए, कुछ महत्वपूर्ण कामों के संचालन के लिए इन समितियों का गठन करती है। ठीक है, क्योंकि संसद का काम है कानून बनाना। संसद में होते कौन कौन है इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। जब हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने संसद के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो संसद का जो काम होता है वो होता है कानून बनाना। पर कानून बनाने के साथ साथ जो है कुछ अन्य कामों के लिए भी जो है संसद जो है समितियों का गठन करती है। ठीक है, संसद मेन काम तो संसद का कानून बनाना होता है, कानून बनाना। किंतु कानून बनाने के साथ साथ जो है ये कुछ अन्य कार्यों के लिए भी जो है समितियों का गठन समितियां गठित करती है। तो जो संसद के द्वारा जो समितियां गठित की जाती हैं उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जो है मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम 1917, वहाँ पे जो है मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम में जो है समितियों की स्थापना की बात की गई थी और वहाँ से समितियाँ गठित होती हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम 1917, यहाँ पे मतलब सर्वप्रथम जो है समितियों की बात की जाती है और समितियाँ गठित की जाती हैं। ठीक है, समितियाँ गठित होती हैं, अपना काम शुरू करती हैं और 1921 से जो है समितियाँ कार्य शुरू कर देती हैं। कब से? 1921 से। तो सर्वप्रथम जो है समितियों की बात कहाँ पे की गई, तो आपको याद रखना है कि मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा समितियाँ गठित होती हैं और समितियाँ काम करना कब से शुरू करती हैं, तो काम करना शुरू करती हैं 1921 से। अब संसद में जो समितियाँ बनती हैं, ठीक है, संसद में समितियाँ जो हैं दो तरह की होती हैं। संसद की जो समितियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है अस्थायी समिति। ठीक है, संसद में जो है दो तरह की समितियां गठित की जाती हैं, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। इनको हम लोग दोनों को देखेंगे, स्थायी समितियों को और अस्थायी समितियों को, कौन कौन सी स्थायी समितियां होती हैं और कौन कौन सी अस्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, तो जो संसद की जो स्थायी समिति होती है, आपको क्लियर रहना चाहिए कि कौन सी स्थायी समिति है और कौन सी अस्थायी समिति है। तो स्थायी समिति में जो नाम आता है सबसे पहले, वो नाम आता है लोक लेखा समिति। ये संसद की स्थायी समिति है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बाद दूसरी समिति है, उसका नाम है प्रक्कलन समिति। ठीक है, प्रक्कलन समिति दूसरी समिति। तीसरा है लोक उपक्रम समिति। लोक
उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति तीसरी हो गई। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए समिति। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, तो ये समितियां जो थी, ये समितियां संसद की स्थायी समिति है। इसके अलावा विशेषाधिकार समिति है, विभागीय समितियां हैं। ठीक है, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति है। ठीक है, विभागीय समिति है। तो ये सभी समितियां जो हैं स्थायी समितियों में इनकी गणना की जाती है। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। ये प्रश्न जो है यहाँ से बहुत बार आ चुके हैं, लोक लेखा समिति से और प्राक्कलन समिति से। इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, पर इसके पहले हम लोग अस्थायी समितियाँ जो संसद द्वारा गठित की जाती हैं उनको देख ले रहे हैं। ठीक है, अस्थायी समिति। और जो अस्थायी समितियां हैं इन्हीं को जो है तदर्थ समिति भी कहा जाता है। आपको नाम याद रखना है। ठीक है, कि अस्थायी समिति जो है, अस्थायी समिति या तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, अस्थायी समिति या तदर्थ समिति। अब ये जो अस्थायी समितियां गठित की जाती हैं, ठीक है, ये अस्थायी समितियां जो हैं ये विशेष कारणों से समितियां गठित की जाती हैं संसद द्वारा, अस्थायी समितियां। ठीक है, और विशेष कारणों से और विशेष कार्य के लिए अस्थायी समितियों का गठन संसद में किया जाता है, संसद द्वारा गठित होती हैं। इसमें अध्यक्ष और जो सभापति होते हैं सदस्यों को शामिल करते हैं। ठीक है, अस्थायी समितियों में अध्यक्ष और जो सभापति होते हैं वो सदस्यों को शामिल करते हैं। तो आपको याद रखना है कि अस्थायी समितियां जो होती हैं उसी को तदर्थ समिति कहते हैं, और ये विशेष कारणों से और विशेष कामों के लिए जो है संसद में गठित की जाती हैं। और अध्यक्ष और सभापति जो होते हैं वो सदस्यों को शामिल करते हैं इनमें। तो ये दो भागों में बंटवारा हुआ, स्थायी और अस्थायी समिति का। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण समितियों को। और महत्वपूर्ण समितियों में जहां से प्रश्न आते हैं उसमें जो पहली समिति है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है परीक्षा की दृष्टि से, उसमें नाम आता है लोक लेखा समिति का। ठीक है, लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति, लोक लेखा समिति। ये बहुत बार इससे प्रश्न आए हैं, लोक लेखा समिति से। लोक लेखा समिति संसद द्वारा गठित की जाती है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य। तो पहली चीज़ तो यही याद रखना है कि लोक लेखा समिति में जो है कुल सदस्य कितने होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्यों में से जो है 15 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से। 15 7 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, अब ये जो लोक लेखा समिति है इसका कार्यकाल कितना होता है ये भी जानना जरूरी है। कार्यकाल जो इसका होता है वो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, हर वर्ष बनाई जाती हैं ये, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। काम जो होता है इसका वो सरकार के वार्षिक खर्च की जांच करना। लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो सरकार के वार्षिक खर्च की जांच करना, वार्षिक खर्च की जांच करना। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि उसको शॉर्ट में कैग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कैग जो भी रिपोर्ट देती है, ठीक है, कैग की रिपोर्ट पर विचार करना, कैग के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर
विचार करना, काम एक ये हुआ इसका, ठीक है, कैग की रिपोर्ट पे विचार करना। अब लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? वो विपक्ष का नेता, जो विपक्ष का नेता होगा। और विपक्ष के नेता बनने के लिए जो भी कंडीशंस होती हैं उनको हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे जानना ज़रूरी ये है कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, विपक्ष का नेता होता है। इसके अलावा जो इस लोक लेखा समिति में और जानने की चीज़ है वो ये है कि प्रकलन समिति, अभी हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने स्थायी समितियां देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक प्रकलन समिति थी, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो प्रकलन समिति को जो है इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है कि प्रकलन समिति को किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जो है उसी की जुड़वा बहन प्रकलन समिति को कहा जाता है, प्रकलन समिति को इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। और इस समिति में, किसमें? लोक लेखा समिति में जो है मंत्री परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। जो सरकार की मंत्री परिषद होती है उसके उसके जो सदस्य होते हैं वो इसमें नहीं चुने जाते हैं। तो ये समिति जो लोक लेखा समिति है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है और लगभग परीक्षाओं में इस समिति से, लोक लेखा समिति से प्रश्न आया करते हैं। कभी पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कभी पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, ये भी आ चुका है, ठीक है। और कैग की रिपोर्ट पे विचार करना इसका काम होता है, सरकार के वार्षिक कार्यों की जांच करना होता है। और प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है ये तो बहुत बार आया है, तो आपको याद रखना है कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्रकलन समिति को कहा जाता है या प्रकलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति के बाद जो दूसरी समिति है, महत्वपूर्ण समिति है, वो है प्राक्कलन समिति। दूसरी महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। तो लोक लेखा समिति पर लगभग जितने प्रश्न बनते हैं उनको हम लोगों ने देख लिया है। दूसरी महत्वपूर्ण समिति को हम लोग देख ले रहे हैं, प्राक्कलन समिति। एक तो अभी हम लोगों ने देखा ही था कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन है ये, ठीक है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 30 सदस्य, 30 सदस्य। हाँ, एक चीज़ और, लोक लेखा समिति में हम लोगों ने जब देखा था तो जो उसका अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य जो है वो लोकसभा से आते हैं, ठीक है। लोकसभा, अंतर करते चलिए यहाँ से कि लोक लेखा समिति में जब हमने देखा था तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आ रहे थे, ठीक है, 22 सदस्य थे। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और पूरे सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं, ठीक है, लोकसभा से आते हैं। अब इसका जो कार्य होता है, प्राक्कलन समिति का जो कार्य होता है वो वित्तीय कार्य से संबंधित मितव्ययता बरतना, यानी कि जो सरकार के खर्च के काम में है, खर्च के कार्य हैं उनमें जो है कम से कम कमी कैसे की जाए, ठीक है, मितव्ययता कैसे बरती जाए। वित्तीय कार्य में मितव्ययता, मितव्ययता यानी कि कमी कैसे रखी जाए, ठीक है, वित्तीय कार्य में मितव्ययता। और दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक सुधारों पर रिपोर्ट बनाना, प्रशासनिक सुधारों से संबंधित रिपोर्ट बनाना काम के किसका काम है? प्राक्कलन समिति का काम है। इसका जो अध्यक्ष होता है, प्राक्कलन समिति का
अध्यक्ष जो होता है वो सत्ताधारी पार्टी, जिस पार्टी की सरकार होगी केंद्र में उससे संबंधित होगा। अध्यक्ष जो है वो सत्ताधारी पार्टी का होगा, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो संसद को देगी। तो देखिए अंतर देखिए, लोक लेखा समिति में अध्यक्ष जो होता था वो विपक्ष की पार्टी का होता था, विपक्षी दल का नेता होता था, ठीक है। पर प्राक्कलन समिति में सत्ताधारी पार्टी का होता है अध्यक्ष। सदस्य सिर्फ लोकसभा से आते हैं, रिपोर्ट ये संसद को सौंपेगी। तो ये प्राक्कलन समिति थी। अब प्राक्कलन समिति के बाद हम एक अन्य समिति पर चर्चा कर रहे हैं, लोक उपक्रम समिति। कौन सी समिति है? लोक उपक्रम समिति। अभी तक प्रश्न तो यहीं से आए हैं, या तो लोक लेखा समिति से या तो प्राक्कलन समिति से, ठीक है। पर अन्य समितियां भी जाना जरूरी है। उसमें से एक समिति है लोक उपक्रम समिति, और लोक उपक्रम समिति में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 22 सदस्य, ठीक है। सदस्य कितने होते हैं? 22। रेशियो वही होता है 15 और 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, 15 और 7 22 सदस्य, ठीक है, लोक उपक्रम समिति में। अब इसका जो काम क्या होता है, जो लोक उपक्रम समिति बनाई जाती है, इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण काम यह है कि सरकारी, अर्ध सरकारी, ठीक है, लिमिटेड, नॉन लिमिटेड, सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनियों की जांच करना कार्य, ठीक है। सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियों की जांच करना, ठीक है, महत्वपूर्ण काम होता है इसकी। सरकारी और सरकारी कंपनियों की जांच करना, जैसे कि आपका LIC है, एयर इंडिया है, ठीक है, इन सब की जांच करने का काम लोक उपक्रम समिति के जिम्मे आता है। अब इसका जो कार्यकाल होता है, तो लोक उपक्रम समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। ये चीज़ें हो गई लोक उपक्रम समिति के बारे में। अब लोक उपक्रम समिति के बाद एक अन्य समिति है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति, ये भी संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, ठीक है। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, और इसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य जो हैं 30 होते हैं, ठीक है। 20 सदस्य जो है वो लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, राज्यसभा। टोटल सदस्य 30। काम इसका जो होता है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो रिपोर्टें मिलती हैं सरकार को, उन पे जांच करना। अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्टों पे जांच करना, उनके कल्याण के बारे में उपाय सुझाना, ठीक है। ये सभी काम जो है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति का काम है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। अब अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के बाद एक अन्य समिति है जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति। ये समितियां अगर आपको क्लियर रहीं तो ये आगे के लिए भी आपके लिए अच्छी होंगी। कभी अगर लिखने का मौका मिल रहा है तो वहाँ पे भी एक समितियाँ काम आएंगी। कार्य मंत्रणा समिति, क्योंकि जितना यहाँ पे जानना जरूरी है उतनी चीज़ें ही हम लोग देख रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति जो होती है ये जो है दोनों सदनों की अलग अलग होती है, ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति जो है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग बनती हैं, ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों में अलग अलग बनती हैं। लोकसभा में जब बनती है कार्य मंत्रणा समिति तो उसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा में होते हैं, और राज्यसभा की जब बनती है तो वहाँ पे 11 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति का जो काम है वो सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना, ठीक है। सदन की कार्यवाही और समय तालिका को मतलब विनियमित यानी रेगुलेट करना और सुझाव देना, ये सभी काम जो है कार्य मंत्रणा समिति के होते हैं।
और ये कार्य मंत्रणा समिति जो है ये दोनों सदनों में बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बनेगी, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अलग अलग होती है कार्य मंत्रणा समिति। तो ये महत्वपूर्ण समितियां थी जो जहाँ से प्रश्न आया करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, जो प्रश्न अभी तक बने हैं या बनते हैं उन सभी पे हम लोगों ने चर्चा की। अब इससे आगे जो है हम लोग देखते हैं कि इससे हट के टॉपिक है, वो भी हालांकि कॉन्सेप्ट का ही है, और अगर परीक्षा में ना भी प्रश्न मिले तो जानना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, ठीक है। उसको हम लोग जानते हैं विधेयक के नाम से, विधेयक, ये जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि ये विधेयक, संविधान में कई जगह कई तरह की विधेयकों की चर्चा की गई है, जैसे कि धन विधेयक की चर्चा की गई है, ठीक है, वित्त विधेयक की चर्चा की गई है, वित्त विधेयक की, संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा है, साधारण विधेयक की चर्चा है। तो जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको हम लोग जो है क्रम से देख ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है धन विधेयक, धन विधेयक ये महत्वपूर्ण विधेयक है और प्रश्न भी धन विधेयक से बना करता है, ठीक है, कि धन विधेयक का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, ये यही साधारण सा प्रश्न आया करता है। तो धन विधेयक की जो बात की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में बात की गई है, ठीक है। अब कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा इसका निर्णय कौन करता है, ठीक है, कौन सा विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ये प्रश्न भी कई बार क्या बहुत बार बन चुका है कि धन विधेयक का निर्णय कौन करता है, ठीक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। ये तो इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, दोनों प्रश्न आ चुके हैं कि धन विधेयक की चर्चा कहाँ पे की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि संचित निधि, ठीक है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये दो निधियां हैं जिनका संविधान में उल्लेख है। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन को निकालना, ठीक है, धन को निकालना, संचित निधि और आकस्मिक निधि से निकालना और जमा करना, निकालना और जमा करना, किसी कर को लगाना या खत्म कर देना या परावर्तित कर देना। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा किसी से धन उधार लेना, ठीक है, भारत सरकार द्वारा किसी से धन उधार लेना या उसमें संशोधन करने से संबंधित विधेयक जो होते हैं वो होंगे धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा है कि धन विधेयक क्या है। संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन को निकालना या जमा करना, ठीक है, किसी कर को लगाना या खत्म करना या परिवर्तित करना, या फिर भारत सरकार द्वारा किसी से धन उधार लेना और उसमें संशोधन करना से संबंधित विधेयक जो है धन विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक की परिभाषा, राष्ट्रपति के आदेश से ही इस बिल को, किस बिल को, धन विधेयक को, राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से ही इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और वहाँ से जब ये पास हो जाएगा, पारित हो जाने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। यद्यपि राज्यसभा में जब ये जाएगा तो राज्यसभा के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा इस विधेयक को, इस बिल को, धन विधेयक को रोक सकती है, और अगर पास नहीं कर रही है राज्यसभा तो ये अपने आप पास हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ। धन विधेयक के बारे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के आदेश से ही इस बिल को पहले लोकसभा में पेश होगा ये, और लोकसभा में जब पास हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन ही रोक सकती है। यदि राज्यसभा ने पास नहीं किया तो धन विधेयक पास हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रश्न देखे, कहाँ पे उल्लेख है, ठीक है, धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है। धन विधेयक किसको कहा जाएगा, तो
संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन निकालना, जमा करना, संविधान संशोधन करना, किसी बाहर से पैसा लेना, ये सभी जो जिसके अंतर्गत आते हैं वो धन विधेयक है। और हमने यहाँ पे देखा है कि राष्ट्रपति के आदेश से ही जो है पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन ही रोक सकती है। तो धन विधेयक हम लोगों ने देखा। धन विधेयक के बाद अगला जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक की जो संविधान में चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 117 में की गई है। ठीक है, वित्त विधेयक की जो चर्चा की गई है आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। और इसकी जो परिभाषा है कि वे सभी मामले जिनका संबंध वित्त से जुड़ा है वित्त विधेयक कहलाते हैं। वे सभी मामले जिनका संबंध वित्त से जुड़ा है वित्त विधेयक कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक, ठीक है, सभी धन विधेयक, यानी महत्वपूर्ण लाइन है कॉन्सेप्ट के लिए कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज करता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, किंतु सभी वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये कथन कारण में प्रश्न बना करता है और गलतियां हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अभी हम लोगों ने धन विधेयक के बारे में देखा था। अब ये जो वित्त विधेयक है लोकसभा में पेश होगा और वहाँ से पारित होकर ये राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, और जब ये राज्यसभा में जाएगा तो यहाँ राज्यसभा को सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, राज्यसभा को सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी लोकसभा जैसी। और गतिरोध होने पर, जब इसमें मतलब विवाद होगा या सहमति नहीं होगी, तो गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था है। राज्यसभा जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जबकि धन विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है किंतु वित्त विधेयक में है। इसमें लगभग शक्तियाँ दोनों सदनों की बराबर हैं। पेश ये लोकसभा में होगा, पारित हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा मतलब राज्यसभा में जाएगा। यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो रहा है, सहमत नहीं हो रही है, तो फिर राज्यसभा जो है इसमें संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है वित्त विधेयक के मामले में। अब अगला जो विधेयक है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक ये जानना जरूरी है ये, क्योंकि विधेयक से प्रश्न आते भी हैं और ये कॉन्सेप्ट के लिए भी ये जानने जरूरी होते हैं। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के बारे में कहा जाता है कि वैसे विधेयक या बिल जो ना धन विधेयक होते हैं और ना ही वित्त विधेयक होते हैं, जो ना धन विधेयक होंगे और ना ही वित्त विधेयक होंगे। दूसरी कैटेगरी की बात की जा रही है कि साधारण विधेयक में वे विधेयक आएंगे जो ना धन विधेयक होंगे और ना ही वित्त विधेयक होंगे और ना ही संविधान संशोधन विधेयक होंगे, ना ही संविधान संशोधन विधेयक होंगे। ठीक है, ये इन तीनों में से कोई नहीं होंगे, और जो नहीं होंगे वही जो है साधारण विधेयक होंगे। अब जो ये साधारण विधेयक होंगे ये लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा यानी कि किसी भी सदन में पेश किया जाता है। किसी भी सदन में, दोनों सदनों में पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनेगा। और इसमें साधारण विधेयक के संबंध में जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है।
यद्यपि ये जब पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति चाहे तो इसको स्वीकार करे और चाहे तो वापस लौटा दे, ठीक है, और चाहे तो अपने पास रख ले, ये राष्ट्रपति के अधिकार में है। पर साधारण विधेयक के बारे में हमको जानना ये ज़रूरी था कि साधारण विधेयक जो है वो उसमें कौन से विधेयक शामिल होते हैं। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक से ये अलग विधेयक होता है, संसद के किसी भी सदन से पेश किया जाता है और दोनों सदनों से जब पास हो जाएगा तब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करेगा तो उसके बाद ये कानून बन जाएगा। यद्यपि राष्ट्रपति चाहे तो अपने पास स्वीकार करे, चाहे तो वापस कर दे या फिर अपने पास रख ले। तो ये हमने देखा साधारण विधेयक के बारे में। अब साधारण विधेयक के बाद जो अगला विधेयक है जो महत्वपूर्ण है जहाँ से जो जानना भी जरूरी है, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। क्या नाम है? संविधान संशोधन विधेयक। ये प्रश्न बन चुका है, आ चुका है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा कहाँ पे की गई है, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा की गई है। संविधान संशोधन विधेयक, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 368, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कई बार पूछा जा चुका है संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा कहाँ पे है, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 आप लोगों को याद रखना है। अब ये संविधान में बदलाव संबंधी बिल, ठीक है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की बात की जा रही है, संविधान संशोधन विधेयक, तो संविधान में बदलाव होगा, ठीक है। तो संविधान में बदलाव के लिए जो बिल होगा वो संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है। यह बिल संसद के दोनों सदनों में पेश हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है वो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेश हो सकता है। दोनों सदनों में जब ये पेश होगा और दोनों सदनों में पास हो जाएगा, ठीक है, दोनों सदनों में पेश होगा और दोनों सदनों में पास होने के बाद इसलिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देगा, ठीक है, तभी ये लागू होगा। अब इसको पास करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। इस बिल को पास करने के दो तरीके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। किसकी बात हो रही है? संविधान संशोधन विधेयक की, कि उसको पास करने के लिए दो तरीके होते हैं। तरीका तो वही है कि ये जो शुरुआत जो होगी इस बिल की संविधान संशोधन विधेयक की, तो ये संसद में मतलब लाया जाएगा, ठीक है, दोनों सदनों में पेश होगा, पास, और दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो ये लागू हो जाएगा। किंतु है प्रक्रिया लागू करने की, किंतु ये जो पास करने का तरीका है, तो पास करने के दो तरीके हैं, एक तो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, यानी कि 2/3 की बात की जा रही है। तो जो विशेष बहुमत होता है, ठीक है, विशेष बहुमत यहाँ पे जानना जरूरी है। विशेष बहुमत में होता क्या है कि लोकसभा के 2/3 के बहुमत से, लोकसभा की जो संख्या है उसका 2/3 की बहुमत से जब पास होगा तब वो विशेष बहुमत होगा। 2/3 के बहुमत से, लोकसभा के 2/3 के बहुमत से, जिसमें कि जब देखते हैं कि नए राज्यों का गठन, ठीक है, नए राज्यों का गठन वो विशेष बहुमत से होता है। जब नए राज्य बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है विशेष बहुमत के द्वारा होता है नए राज्यों का गठन। इसके बाद यदि संघात्मक ढांचे से संबंधित कोई मामला है, ठीक है, संघात्मक ढांचे से संबंधित कोई मामला है,
यानी कि संघ की बात की जा रही है कि जो हमारा संघ है उसके संघात्मक स्वरूप से संबंधित कोई मामला है तो उसके लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य, यानी विशेष बहुमत तो हमने देख लिया कि नए राज्यों की स्थापना के लिए। अब कोई संघ से संबंधित मामला है, संघात्मक ढांचे से संबंधित मामला है, तो उसके लिए ये व्यवस्था है कि विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य, राज्यों की सहमत से पारित होता है ये। और ये जो है संविधान संशोधन विधेयक, इसी को कहा जाता है कि 2 तरीकों से पास होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कि पारित करने के 2 तरीके हैं, एक तो विशेष बहुमत है और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। वहाँ पे हमने उदाहरण भी देखे, जैसे नए राज्यों की स्थापना से संबंधित मामला है तो वो तो विशेष बहुमत से हो जा रहा है, किंतु यदि संघात्मक ढांचे से संबंधित कोई मामला है तो फिर वहाँ पे विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति इसमें वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जा रहा है तो राष्ट्रपति जो है वीटो शक्ति का अपने प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये हुआ हमारा जो है संविधान संशोधन विधेयक जो हम लोगों ने चर्चा की। तो लगभग जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, ठीक है, चाहे धन विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, या फिर साधारण विधेयक है, ठीक है, या फिर संविधान संशोधन विधेयक है, इन चारों विधेयकों के बारे में हमने अभी चर्चा की। और अगर प्रश्न जो है यहाँ से सीधे ही आते हैं प्रश्न, कोई बहुत टेक्निकल मामला नहीं होता है कि संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा कहाँ पे की गई है, ठीक है, धन विधेयक की चर्चा कहाँ पे की गई है, वित्त विधेयक की चर्चा कहाँ पे की गई है, और आपका साधारण विधेयक कौन से होते हैं। तो प्रश्न जो है इसी तरह के प्रश्न आया करते हैं। अब लगभग ये विधेयकों से संबंधित जो टॉपिक है ये हम लोगों का लगभग पूरा हो चुका है और इससे आगे की चर्चा जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।